यानी इतनी ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर होती है कि अति सूक्ष्म प्रकार के जीव से लेकर के, यानी माइक्रोबैक्टीरियल ये जीव से लेकर के विशालकाय प्रकार के जीव जहाँ पर जीवित रह सकते हैं। इस भाग को बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 भागों को आपको भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना होता है। देखने की बात यह कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रेंड्स पेपर्स को लेकर के अगर देखेंगे अपन, जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं जीके में, उनमें यहाँ एक एक करके इन पॉइंट्स को उठाते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी में, जिसमें आप जो भी मानव के कार्यों से संबंधित, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे एग्रीकल्चर लेंगे जिसमें मानव के कृषि कार्य की बात करते हैं, मानव का सभ्य व्यवहार, सिविलाइज्ड मैनर ऑफ द मैन, मानव का सभ्य व्यवहार अर्थात मानव जो घुमक्कड़पन या आवारापन का जीवन जी रहा था ना, जो इधर उधर घूम रहा था, कब, जब वह जंगलों में रह करके भोजन की प्राप्ति के लिए शिकार करते हुए, या तो यह शिकार के रूप में भोजन प्राप्त कर रहा था या फिर वह इस प्रकार से फलों को ढूंढ रहा था। उसका जीवन एकमात्र उद्देश्य, जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोजन की व्यवस्था करना था। ऐसी स्थिति में उसने घुमक्कड़पन जीवन को ही अपना रखा था। अब लेकिन जब उसे अनुभव से एक चीज़ पता लगी, क्या पता लगी, उसे अनुभव से ये पता लगा कि किस प्रकार से जो वह जिस फल को वो खा रहा था, उस फल को, वह पदार्थ जो उससे नहीं खाया गया, उसमें से उसी तरीके का पौधा निकल रहा था जिसको वो इधर उधर ढूंढ रहा था। तो उसने अनुभव से, एक्सपीरियंस से ये सीखा कि इस पौधे को मैं मेरे मन माफिक जगह लगा लेता हूँ, ठीक है ना। जंगली पौधों को पालतू बनाने की यही क्रिया एग्रीकल्चर कहलाती है, कृषि कहलाती है। जंगली पौधों को पालतू बनाने का विचार उसके दिमाग में आया, उसको धीरे धीरे इस प्रकार के जंगली पौधों को पालतू बनाने की ये क्रिया उसको नदी किनारों की ओर ले गई। उसने देखा, अनुभव से यह चीज़ सीखी कि जिस पौधे को वह सामान्य मिट्टी में उगता हुआ देख रहा है, वहाँ की बजाय किसी विशेष प्रकार की मिट्टी जो कि रिवर के बैंक या उसके किनारे पर स्थित मिट्टी है, वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उग रहा है। तो उसने उस मिट्टी को प्राथमिकता दी होगी, प्रायोरिटी दी होगी, उस जल को प्राथमिकता दी होगी जिस जल को लगातार प्राप्त होते हुए पौधा ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। आखिरकार धीरे धीरे करके उसने जंगली पौधों को पालतू बनाने की क्रिया कहाँ पर शुरू कर दी, नदी किनारों पर शुरू कर दी। नदी किनारों पर जैसे ही वो इस प्रकार का काम करने लगता है तो उसका यही सभ्य व्यवहार कहलाता है। सभ्य क्यों? क्योंकि जो इधर उधर भोजन के लिए घूम रहा था ना, घुमक्कड़पन का जीवन जी रहा था, उस घुमक्कड़पन वाले जीवन को उसने त्याग दिया, एक जगह पर रुका। क्यों रुका? क्योंकि उसमें एक ये स्वामित्व का भाव जाग जाता है ना कि इस इलाके में मैंने कुछ पौधों को इकट्ठा करके उगाया है, अर्थात इन पौधों को पालतू बनाया है, ये पौधे मेरे हैं। उस जगह के प्रति उसका स्वामित्व का भाव जागता है। उन पौधों की सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा या किसी और समुदाय के लोगों से सुरक्षा करने के लिए वो एक जगह पर रहने लगता है। घुमक्कड़पन, आवारापन जीवन जीने को जैसे ही वो त्यागता है तो हम कहते हैं वो सभ्य हो गया, वो सभ्य व्यवहार कहलाता है। नदी किनारों पर मानव का यह सभ्य व्यवहार ही सभ्यता कहलाता है। इसी को आप रिवर वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, नदी घाटी सभ्यताएं कहते हैं। नदी घाटी में क्यों पहुंचा वो? क्योंकि वहां जल मिल रहा था, उसे भी मिल रहा था, पौधे को भी मिल रहा था, और अपने पौधों को उगाने के लिए और अन्य प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए उसने जंगली जानवरों को भी पालतू बना लिया। उन्होंने जंगली जानवरों को भी पालतू बनाया। यही उसकी प्रारंभिक आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी प्रिमिटिव जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, प्रारंभिक प्रकार की आर्थिक क्रिया कौन सी बनी उसकी? वही क्रिया बनी जिसमें उसने जंगली पौधों को पालतू बनाया और जंगली पशुओं को पालतू बना लिया। और कहाँ बना लिया? नदी किनारों पर बना लिया। वहीं पर क्यों बनाया? क्योंकि अनुकूलतम दशाएं वहीं पर थी। तो इसलिए मानव का यह लगातार किया जाने वाला सभ्य व्यवहार सभ्यता कहलाता है। जिसे आपने बार बार कहा कि सिविलाइज्ड मैनर इज नोन एज सिविलाइजेशन, यही सभ्यता कहलाता है। यही सभ्यता, जिसे आपने कहा मानव के कार्य, मिट्टी पे इस प्रकार के कार्य, जंगली पौधों, जंगली पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया कृषि और पशुपालन के रूप में मानी जाती है। लगातार किया जाने वाला जो कार्य होता है वो किसी भी समाज की संस्कृति बनता है। परंपरागत रूप में जब लगातार, ट्रेडिशनली किसी काम को लगातार किया जाता है तो हम कहते हैं ना कि ये संस्कृति है, हमारी परंपरा है। तो भाई यही परंपरा, कौन सी परंपरा? पौधों को लगातार पालतू बनाने की परंपरा संस्कृति बन जाती है। इसीलिए एग्रीकल्चर शब्द जुड़ा हुआ रहता है। कल्चर मतलब संस्कृति जुड़ा हुआ है। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ निकल के आ गए ना, कहाँ पर? नदी किनारों पर। तो नदी किनारों पर ये सभ्यता और संस्कृति का विकास हो जाता है। इस प्रकार की संस्कृति का विकास जो संपूर्ण धरातलीय भाग पर अगर हम देखते हैं, पूरे पृथ्वी पर अगर हम इस पर नज़र डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो इस प्रकार का, इस तरीके का यह सभ्यता वाला उसका व्यवहार है, उसे आपने महान सभ्यताओं के रूप में लिया। महान सभ्यताएं कहाँ? आप ये कह रहे हैं, देखिए जो इस प्रकार का
ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाला जो हिस्सा है, इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाले हिस्से में तो प्राचीन कालीन सभ्यताओं का विकास वैसे देखा नहीं गया, लेकिन नवीनतम सभ्यताएं यहाँ पर पहचानी गई हैं। यानी बाद में पहचानी गई सभ्यता, जिसमें सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका की माया सभ्यता है और दक्षिण अमेरिका की इंका सभ्यता। ठीक है ना। अर्थात कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर बात कर रहे हैं मायन सिविलाइजेशन, और यहाँ की हम बात करते हैं इस बेल्ट की। ये जो यहाँ सभ्यता विकसित हुई, इसे इंका सभ्यता कहते हैं। ये इंका सभ्यता है, ये बाद में पहचानी गई सभ्यताएं हैं। लेकिन जो अगर यह प्रारंभिक सभ्यताएं जिनके बारे में जानकारियां बहुत लंबे समय से ज्ञात थी या जिनके बारे में पता था, उन सभ्यताओं को लेकर के हमने कहा कि यह चाहे यहाँ पर यह अफ्रीकी उत्तरी भाग में स्थित, अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित इस प्रकार का यह भाग, जिसे आप नाइल रिवर सभ्यता या नील नदी की सभ्यता के रूप में लेते हैं, ये जो हिस्सा है जहाँ से इक्वेटर के पास से जो नदी व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के रूप में निकलती है, अर्थात सफ़ेद नील और नीली नील नदी के रूप में निकलती है, इस नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, जिसे मिस्र की महान सभ्यता कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में दजला और फरात नदियाँ, जिसे वर्तमान में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ कहा जाता है। ठीक है ना। ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों वाला ये उपजाऊ मैदानी भाग, जिसे मेसोपोटामियाई रीजन कहते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हो जाता है। यहाँ पर 4 प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि मानव के ये प्रारंभिक सभ्य कार्य हो कहाँ रहे थे। तो हमने कहा मिस्र की महान सभ्यता वाले, यानी नाइल रिवर के सिविलाइजेशन के रूप में। इसी तरीके से यहाँ पर यह मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन के रूप में देख रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि इसी के समकक्ष एक महान सभ्यता, जिसे हम यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में कहते हैं, अर्थात भारत की महान सभ्यता। अगर आप यह भारत के इस प्रदेश, जिसे वर्तमान भौगोलिक प्रदेश के रूप में लेते हैं, तो ये जो बेल्ट है जिसमें पाकिस्तान और यह भारत का ये इलाका, जहाँ पर सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के आसपास जो सभ्यता का विकास हुआ है, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में लेते हैं। या आप चाहे यहाँ पर इसी क्रम में, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर चीन का हिस्सा है, चीन वाले इस भाग में यहाँ पर यह जो उत्तरी भाग है, इसके उत्तरी भाग में इस स्थान पर जो सभ्यता विकसित हुई, इस सभ्यता को वैसे हांगहो सभ्यता कहा जाता है। लेकिन हांगहो नदी की बजाय हांगहो की प्रमुख सहायक नदी वीहो नदी के किनारे पर यह सभ्यता का विकास हुआ। तो ये वीहो नदी के किनारे पर जो सभ्यता का विकास हुआ है, इसे आप चाइनीज सिविलाइजेशन के रूप में लेते हैं। ये वे महान सभ्यताएं हैं जिन्हें शुरुआत के समय में, प्रारंभिक समय में हम यह मानव के ऐसे कार्यों के रूप में मान रहे हैं जो उसने सभ्य व्यवहार के रूप में शुरू किया। ठीक है ना। तो अब ज्योग्राफी का पार्ट जब हम लेते हैं तो यहीं से बात शुरू करते हैं हम। कहाँ पर? जिसमें आपने कहा कि पहले तो भौतिक कारकों की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन से संबंधित, इंडस्ट्री यानी उद्योग से संबंधित, कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित, सेटलमेंट यानी कल्चर लैंडस्केप, मानव के अधिवास जिन्हें सेटलमेंट कहते हैं, अधिवास, ठीक है ना, उनसे संबंधित, खनिज से संबंधित, खनिजों के द्वारा जो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अर्थात जिसे आप यह इंडस्ट्रीज के रूप में कहते हैं। देखिए ध्यान रखिए इधर, तो इस रूप में हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो भी यहाँ मानव के क्रियाकलाप हैं, इन समस्त क्रियाकलापों को हम दूसरे पार्ट में लेते हैं, फिजिकल भौतिक भूगोल के बाद में ये ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित जो पार्ट होता है। अब सिलेबस में क्या क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से हम बात इसकी शुरू कर रहे होते हैं। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि ये जो आपने भौतिक भूगोल वाला पार्ट लिया, उसमें 3 प्रकार की भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने लिया कि पृथ्वी सतह पर 3 प्रकार की यह जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जियोमॉर्फिक अर्थात भू आकृतियाँ, जिसे आपने स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के रूप में कहा था ना, वह भाग जो कि मंडलाकार रूप में पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। स्थल मंडल वाले भाग पर 3 प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं। यह जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के आधार पर जियोमॉर्फोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन या शास्त्र विज्ञान, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। भू आकृतियों का अध्ययन, जब भू आकृतियों का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के तहत करना है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है कि इस पृथ्वी पर यानी इस स्थल के रूप में कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में भी बात की, हमने कहा कि 3 प्रकार की आकृतियां होती हैं। 3 प्रकार की कौन सी आकृतियां? पहली आकृति जिसे आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसमें कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागर सम्मिलित है।
महाद्वीप और महासागर, जो आपने शुरुआत में बात की ना, एंटीक्लाइन पार्ट इज कॉन्टिनेंट एंड सिंक्लाइन पार्ट इज ओशियन, यानी उभरे हुए भाग अपनति यानी महाद्वीप के रूप में बनते हैं और धंसे हुए भाग महासागर के रूप में बनते हैं। ठीक है ना। अब